हाँ जी, तो आज हम आरसी दत्त और जहाँ रमेश चंद्र दत्त के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट पर्सनैलिटी थे, आप ही की जैसे। ब्रिटिश टाइम पे थर्ड रैंक लिया था सिविल सर्विसेज एग्जाम में। थर्ड रैंक इन आईसीएस ऑफिसर रहे हैं। बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिश रूल के ऊपर जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, वन पर्सन वाज दादा भाई नौरोजी, जिनका रोल हम पढ़ते हैं। दूसरे आरसी दत्त आते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर अपना 2 वॉल्यूम की बुक लिखी थी। सो आज हम आरसी दत्त का एक बायोग्राफिकल स्केच जो है, इसको आज हम देखेंगे कि हिस्ट्री में इनका क्या मेजर रोल क्या रहा है। ही वाज एन आईसीएस ऑफिसर, ही वाज ए ग्रेट राइटर आल्सो। बहुत सारा लिटरेचर इनके द्वारा लिखा गया, इंग्लिश के अंदर भी और बंगाली लिटरेचर के अंदर भी। अगर सब्जेक्ट देखा जाए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और रिलीजियस वर्क के ऊपर जो था, इनके द्वारा बहुत सारे वर्क लिखे गए। नॉवल भी लिखे, सोशल इशू के ऊपर भी इनके बहुत बेहतरीन वर्क लिखे गए थे। और इसके साथ साथ एज ए नेशनलिस्टिक लीडर ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ भी इनका रिलेशनशिप जो है वो हमें देखने को मिलता है। बट ओवरऑल ही वॉज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ही एक्चुअली फेवर द ब्रिटिश रूल। उनको ये नेगेटिव नहीं थे उसके अगेंस्ट में। ठीक है, सो आज इन्हीं के बारे में, इन्हीं 4 फैक्ट के बेस के ऊपर इनका बायोग्राफिकल स्केच जो है वो आज हम इनको देखेंगे। आरसी दत्त की अगर बात की जाए तो रमेश चंद्र जी का बर्थ जो था ये 1848 में हुआ था कलकत्ता में। इनके फादर का नाम था ईशान चंद्र दत्त, जो उस समय के एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इनकी अर्ली एजुकेशन कलकत्ता में, और जहां जहां पे इनके फादर पोस्टिंग पे रहे तो वहां वहां पे इनका एजुकेशन सिस्टम जो था वो साथ में चला है। और 1861 में एक ट्रेजिक इंसिडेंट इनकी लाइफ में होता है, जब इनके फादर एक ड्राउनिंग इंसिडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। और इनके फादर की डेथ से पहले, तकरीबन 2 साल पहले, इनकी मदर की डेथ भी हो जाती थी। सो ही बिकम ऑर्फन। 4 भाई थे ये, 2 बहनें थी, तो टोटल 6 भाई बहन थे ये, जिनकी पूरी परवरिश और टेक केयर जो थी वो एक अंकल थे सुशी चंद्र, जिनके द्वारा की गई थी। इनके हेयर स्कूल में जब इनको वहां पे लगाया गया तो वहां से इन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया 1864। और स्कूलिंग करने के बाद ये पहुंचे कलकत्ता के फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज, और वहां पे इन्होंने आर्ट्स के एग्जामिनेशन को जो था पास किया, और साथ में स्कॉलरशिप भी ली। अब ग्रेजुएशन के बाद पहला मजा, सिविल सर्विसेज। सो ही बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, और ये 1868 में लंदन के लिए निकल पड़े टू compete फॉर द आईसीएस एग्जाम। उस समय एग्जाम लंदन में होता था, और इसको compete कर पाना इतना आसान नहीं होता था उस समय। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क एट दैट टाइम। लेकिन इन्होंने इस एग्जाम को ना सिर्फ पास किया, बल्कि ही गॉट थर्ड रैंक इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो तीसरा रैंक इन्होंने इस समय हासिल किया था। और यहीं पे रह के इन्होंने थोड़ा बहुत लीगल स्टडी जो थी वो भी यहाँ पे की। और इसको करने के बाद इन्होंने 1871 में ये लंदन से वापस आते हैं, और बतौर आईसीएस ऑफिसर अपना कैरियर जो है ये इंडिया में शुरुआत करते हैं। अगर इनके कैरियर को देखा जाए एज ए सिविल सर्वेंट, तो 1871 से 1897 के बीच में ही सर्व एज ए आईसीएस ऑफिसर इन प्रोमिनेंटली डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल एंड उड़ीसा। ये अलीपुर में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट रहे, बुर्दवान के ये डिविजनल कमिश्नर बने, और उड़ीसा के अंदर 1895 में ऑफिसिएटिंग कमिश्नर भी इनको अपॉइंट किया गया। और जैसा कि उस समय था, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था अगेंस्ट द इंडियन एंड द ब्रिटिश ऑफिसर, वो इनके साथ भी चल रहा था। आरसी दत्त को महसूस हो गया कि अब आगे जाके कोई प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, एंड ही कैन नॉट
बी ऑन द पोस्ट ऑफ परमानेंट कमिश्नर, तो इसलिए इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट जो था अपना 1897 में यहाँ पे ले लिया। लेकिन एज ए अगर सिविल सर्वेंट की बात की जाए, हिज वर्क वाज हाईली प्रेज्ड नॉट ओनली बाय द इंडियन बाय बट द ब्रिटिश एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स आल्सो। तो वो एक इनका बड़ा शाप थी जो इन्होंने यहाँ पे छोड़ी है। और सबसे बड़ी चीज इनका आईसीएस ऑफिसर बनना और इतने लंबे समय तक सर्व करना, इसने एक चीज को बहुत ही प्रूफ किया। जो ब्रिटिशर थे दे ऑलवेज कंसिडर इंडियन इन इंफीरियर रैंक, कि दे डोंट हैव ए कैपेसिटी, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू गवर्न इन इंडिया। उस चीज को, जो ये थिंकिंग थी उसको इन्होंने, उस बैरियर को तोड़ा और इन्होंने प्रूफ किया कि इंडियन भी उतने ही कैपेबल और एफिशिएंट ऑफिसर हैं जितने कि ब्रिटिश अपने आप को मानते हैं। तो ये अपने आप में एक स्टेटस हाई करने का एक हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन जो आरसी दत्त ने एज ए सिविल सर्वेंट बन के जो था इंडियन के लिए किया। अब यहीं से ही इनकी जो शुरुआत है वो थोड़ी राइटर की फॉर्म में भी होती है। वैसे तो इन्होंने ही रिटायरमेंट से पहले ही बहुत सारी बुक्स लिखनी शुरू कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल 1875 में इनके द्वारा एक वर्क लिखा गया था, बंगाली पीजेंट्री। इस वर्क के अंदर इन्होंने उस समय बंगाल के किसान, उनकी प्रॉब्लम्स और किस तरह से उन्हें जमींदार और लैंडलॉर्ड जो हैं गवर्नमेंट के साथ उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उस मुद्दे को यहाँ पे लिखा। हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री ब्रिटिश के द्वारा लिखी गई मोस्टली, और जो ब्रिटिश ने हिस्ट्री लिखी उसको हमेशा ये दिखाया गया कि इंडिया वाज ऑलवेज ए ओन्ड कंट्री, कि इसको किसी ना किसी रूलर ने बाहर से आके रूल किया है, सो वी आर नॉट स्ट्रेंजर टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। लेकिन आरसी दत्त ने एक वर्क लिखा, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो इन्होंने जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री थी उसको एक बहुत ही हैंडी फॉर्म में, जैसे हम एक नोट्स फॉर्म में हम कह सकते हैं, एक हैंडी फॉर्म के अंदर इन्होंने लिखा और उस समय जो हमारे यंगस्टर थे, जो स्टूडेंट थे या बाकी के यंगस्टर थे, उनको दिया। तो तब जाके इनको पता चला कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री एज वेल एज कल्चर, विच वाज डिफरेंट एज द ब्रिटिश वर डिपिक्टिंग इट। तो उससे बिल्कुल अलग तरह से हिस्ट्री को उन्होंने बताया। फिर इनके द्वारा एक वर्क लिखा, लेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इंग्लिश का वर्क था जिसके अंदर इन्होंने कुछ उपनिषद से कुछ पैसेज लिए, अशोक के जो एडिक्ट थे, रोड एडिक्ट थे, कुछ पैसेज उनसे लिए, और एक शॉर्ट एपिक था भैरवी। इनको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिससे कि थोड़ा बहुत जो हमारा उस समय इंडियन लिटरेचर था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी एक वाइड पब्लिसिटी में आरसी दत्त का एक मेजर रोल आता है। अपनी रिटायरमेंट होने के बाद इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री अपॉइंट किया गया। तो वहां पे ये 1904 तक ये लंदन में वहां पे रहे, और तकरीबन ये जो 7 साल का टाइम पीरियड था, ये जो इन्होंने लंदन में वहां पे रहे, ये सबसे एक प्रोडक्टिव पीरियड था जो एज ए राइटर इनका बाहर निकल के आया। ये प्रोडक्टिव में हम ये देखेंगे कि इन्होंने महाभारत और रामायण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। When the Ramayana and Mahabharata was translated in English and the English people read it, then they came to know about the importance of our culture and this epic and the related thing there. इससे पहले अब नेचुरली है, लैंग्वेज है, हम लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो अगर हमें संस्कृत कोई पढ़ने बोलेगा तो वी कैन रीड इट। लेकिन अगर वही चीज हमें इंग्लिश में मिल जाती है तो ना हम ना सिर्फ उस को एंजॉय करेंगे क्योंकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज को, बल्कि उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी इंपॉर्टेंट को भी समझेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था आरसी दत्त का, रामायण और महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला। और देखिए ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो प्री में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें पढ़ते हैं तो आरसी दत्त का ज्यादातर रोल हम यही पढ़ते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर ये वर्क लिखा था। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जब सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का या कोई पेपर तैयार किया जाता है तो वो मुझे भी पता है कि आपको क्या चीजें होंगी जो आपने पढ़ी होंगी। सो दैट इज वाई वो फैक्ट और चीजें लाई जाती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आरसी दत्त के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फिर देखिए इन्होंने एक और बुक लिखी, इंग्लैंड एंड इंडिया।
जिसके अंदर इन्होंने उस समय का 100 साल का एक रिकॉर्ड लिखा कि पिछले 100 साल के अंदर इंडिया ने ब्रिटिश रूल के नीचे कितना प्रोग्रेस किया है। एंड इट वाज ए ग्रेट, एक बहुत बड़ा रिसर्च करके ये इनके द्वारा वर्क लिखा गया। देन ही रोट द अनदर वर्क दैट वाज द फेमाइंस इन इंडिया। और इन्होंने फेमाइंस के ऊपर जो वर्क लिखा उसको भी डिटेल में लिखा कि इंडिया में जितने फेमाइन पड़ते हैं उसके कारण क्या हैं और उनकी रेमेडीज क्या हैं, किस तरह से हम उनको दूर कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग ये लॉर्ड कर्जन को भी लेटर लिखते रहे कि आप फेमाइन और रिलेटेड मुद्दों को जो है हाईलाइट किया और इनके ऊपर जो है जो गवर्नमेंट जो है वो काम कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जिनको हम आरसी दत्त को जो है वो अक्सर हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं जहां हम उनके बारे में लेते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जिसने उस समय इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर इन्होंने अपने वर्क लिखे थे। 2 वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश किए थे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर। एक 1902 में आया और एक 1904 में आया। इसके अंदर इन्होंने लिखा क्या, इसके अंदर एक तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री को डिटेल में जाके डिफाइन किया कि हमारी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है ब्रिटिश टाइम से या उससे पहले, तो उसको डिटेल में इन्होंने यहाँ पे रखा। जैसा मैंने आपको बताया कि फेमाइन के क्या काजेस थे, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या चीजों को यहाँ पे टच किया। फेमाइन वाज ए वेरी कॉमन फिनोमिना एट दैट टाइम, और जब भी पड़ता था, चलो जो फूड का लॉस है वो होता ही, लेकिन साथ में हजारों लाखों लोग जो थे वो इसके अंदर मारे भी जाते थे। तो एक तो इन्होंने फेमाइन के ऊपर भी बताया कि भाई इंडिया में क्या रीजन क्या है और उसकी रेमेडीज यहाँ पे क्या है। देन ही ट्रेस द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, ग्राफिकली कि किस एरिया में इंडस्ट्री हुआ करती थी, कैसे उसका डिक्लाइन हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और क्या पॉलिसी जो थी वो जानबूझ के ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई ताकि जो इंडियन इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाए। और जैसा हम हिस्ट्री की क्लास में इसका डिस्कस भी करते हैं कि जो इंडियन जो इंडस्ट्री थी, इंडिया वाज ए लैंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लैंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थे, मार्केटिंग लैंड बनाने वाला जो रोल था वो ब्रिटिश ने रोल प्ले किया जहां पे कि हम मैन्युफैक्चर से परचेजर बन गए हम यहाँ पे, एंड दैट हैज आल्सो डिस्क्राइब हिम। देन ही डिस्कस अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो ऑलरेडी दादा भाई नरोजी ऑलरेडी वेल्थ थ्योरी के मीडियम से एक्सप्लेन कर चुके थे, इन्होंने दोबारा इसको एक्सप्लेन किया इन द फॉर्म ऑफ होम चार्जेस कि कैसे छोटे छोटे अननेसेसरी टैक्सेस लगा के ये इंडिया से पैसा लूटा जाता है और ये पैसा बाहर भेजा। जैसे कि फॉर एग्जांपल साल्ट टैक्स, जो साल्ट टैक्स लगाया जाता था जिसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च भी निकाला था। तो जैसे बहुत सारे टैक्स है जो यहाँ पे लगाए जाते हैं और जिनका पैसा लंदन में जाता है, जिसका कोई पैसा यूज में नहीं जाता। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये आरसी दत्त का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था उस समय, एज ए राइटर भी और एज ए नेशनलिस्टिक लीडर भी, जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। एंड दैट वाज द वर्क जो इनके द्वारा उस समय लिखा गया था, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश अर्ली ब्रिटिश रूल। अब इसके बाद रिटायरमेंट के बाद ही गॉट कनेक्टेड विद द कांग्रेस आल्सो। अब अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो आरसी दत्त ने ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे नहीं उठाए हैं, और इसका एक रीजन ये भी था कि आरसी दत्त जो थे ही वाज इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश रूल, और इनका ये मानना था कि इंडिया के फ्यूचर के लिए ब्रिटिश रूल जो है ये होना चाहिए, और ये कोई एक्सेप्शन नहीं थी। अगर 1899 का पार्ट देखा जाए, आज हम मॉडरेट को डिस्कस भी कर रहे थे, तो मॉडरेट फॉर ऑलरेडी इन फेवर ऑफ इट। मॉडरेट ने कभी भी ब्रिटिश रूल को रिजेक्ट नहीं किया, चाहे वो उमेश चंद्र बैनर्जी से फिरोज शाह मेहता थे या कोई भी हम गोखले थे। सो इसीलिए इन्होंने भी यहाँ पे he was in line of the moderate ideology at that time in the Congress, जिसकी वजह से 1899 का जो कांग्रेस का सेशन था लखनऊ में, इन्होंने उस सेशन को प्रिजाइड किया था। और उस सेशन में इन्होंने ज्यादातर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर ही अपना जो था वो अपना बेस रखा है। इन्होंने कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं उठाए, जहां पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ जो लोगों की थी अबाउट इंडिपेंडेंस या सेल्फ रूल या कुछ भी, इसको लेके इन्होंने यहाँ पे कोई टच नहीं किया। एक इनका और बड़ा मेजर एस्पेक्ट आता है, दैट इज द बंगाली लिटरेचर।
बंगाली लिटरेचर में भी आरसी दत्त ने बहुत बेहतरीन वर्कआउट यहाँ पे लिखे हैं, और जिसमें हम देखते हैं इनका एक मेजर वर्क लिखा गया था, लिटरेचर ऑफ बंगाल। इस बुक के अंदर 12th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक का जो बंगाली लिटरेचर था उसको बहुत ही साइंटिफिक वे के साथ लिखा गया, और उसको मास्टर्स के तक जो था वो पहुंचाया गया, ताकि वो इन पिछले जो 700-800 साल की जो हिस्ट्री है बंगाली लिटरेचर की उसको वहां पे पढ़ा जा सके। इसके साथ इनके द्वारा 4 हिस्टोरिकल और 2 सोशल नॉवल भी यहाँ पे लिखे गए। हिस्टोरिकल के अंदर इनके द्वारा लिटरेचर जो लिखा गया, बंगा बिजेता और मधवी कनकन, जिसका मतलब होता है ब्रेसलेट ऑफ फ्लावर, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया उस समय हिस्टोरिकली कि किस तरह से बंगाल को अकबर के द्वारा वोन किया गया। देन महाराष्ट्र जीवन प्रभात और राजपूत जीवन संध्या, ये भी इनके कुछ 2 अनदर हिस्टोरिकल नॉवल थे जो आरसी दत्त ने अपने टाइम पे लिखे। समाज, ये एक सोशल नॉवल था जिसका मेन मुद्दा था विडो रीमैरिज, और दूसरा था संसार। इसका मेन पर्पस जो था इंटर कास्ट जो मैरिज थी उनके बेसिस के ऊपर ये इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया। और बंगाली के अंदर ही इन्होंने ऋग्वेद का ट्रांसलेशन भी किया। दैट वाज अनदर कंट्रीब्यूशन कि ऋग्वेद को बंगाली लिटरेचर में इन्होंने कंट्री जो था ट्रांसलेट किया। तो ये बंगाली लिटरेचर में इनका एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हमें साथ में देखने को मिलता है। 1904 में जब ये वापस आते हैं, इंडिया आते हैं, तो ही ज्वाइंड एज रेवेन्यू मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा में ये ज्वाइन करते हैं, जहां पे ये रेवेन्यू की फील्ड में काफी बड़े रिफॉर्म जो है वहां पे लेके आते हैं। और इनके इसी वर्क के लिए इंडिया मैगजीन के अंदर सर विलियम वेडरबर्न जो थे, उन्होंने इनके रेवेन्यू रिलेटेड जो रिफॉर्म थे इनको बड़ौदा के अंदर उसके लिए काफी प्रेज भी किया गया। 1907 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, दैट वाज द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। इस कमीशन का मेन पर्पस था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम किस तरह से ज्यादा इंडियंस जो हैं उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं और डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करके इंडियन को उसका मेंबर बनाए। इस कमीशन के अंदर सिर्फ एक ही इंडियन मेंबर थे और वो थे आरसी दत्त, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के लिए अपने बहुत सारे अपने सुझाव और क्रिटिसिज्म जो थे इस कमीशन के अंदर दिए। अगेन यू कैन सी दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हु वाज द ओनली इंडियन टू बी अपॉइंटेड ऑन द रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1907 के अंदर, तो आरसी दत्त उसके मेंबर रहे थे। लास्ट में अगर हम इनकी लाइफ देखते हैं तो 1908 से 1909 के बीच में 1 साल ये लंदन में वहां पे रहे, और वहां पर भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सर जॉन मार्लो, उनको अक्सर जो थे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए लिखते रहते थे और उनसे इस मुद्दे के ऊपर बात इनकी होती रहती थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए वर्कआउट करते रहे हैं। तो एज ए नेशनलिस्टिक पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो ही वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, बट ही वाज पर्टिकुलरली क्रिटिकल द वे ब्रिटिश वर गवर्निंग इन इंडिया। और इसके चलते 1909 में दत्त वापस आते हैं, बड़ौदा आते हैं, लेकिन तब इनकी जो हेल्थ है वो डेटोरेट करना शुरू कर देती है, बीमार रहना शुरू कर देते हैं, और बीमारी की वजह से ही 1909 में बड़ौदा में आरसी दत्त की डेथ हो जाती है। सो दिस वाज द brief biographical sketch of the R.C. Dutt and his major contribution in the Indian freedom movement that was started by. ठीक है जी, सो अब पता चल गया आरसी दत्त और रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, चलिए ओके जी, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स।